Hello, aspirants. Good morning and welcome to daily news analysis of The Hindu. Today, the date is 6th August, so let's get started. First news is, जैसा कि मैंने कल के डिस्कशन में भी बताया था आपको इवनिंग में, that there were reports that Ms. Sheikh Hasina has fled the country. So yes, she fled as well as she quit from the Prime Minister post and she landed in India as protest surge. Now, Miss Sheikh Hasina is considered as an Iron Lady in Bangladesh. She is the daughter of Sheikh Mujibur Rahman, who is considered as the father of Bangladesh. During Indira Gandhi days, उन्होंने ही बांगा बंधु सेना भारत की मदद से बनाकर बांग्लादेश को लिबरेट कराया था. बट कल उन्हीं के स्टैच्यूज तोड़े गए. ओके, सो बात जब करते हैं मिस शेख हसीना की, तो she has her fair share of controversies, but at the same time, she also has numerous achievements. And mark my words that these peoples, okay, they will regret what they have done. हम इनकी controversies पे discuss करेंगे, but ultimately this country will itself raise her its voice again after few months or year maybe, but they will ask this lady to come back, okay, because इनके अलावा जो अल्टरनेटिव हैं जैसे खालिदा जिया हैं, वो बहुत ही ज्यादा प्रो चाइनीज एंड प्रो पाकिस्तानी हैं एंड सपोर्टेड बाय द रेडिकल इस्लामिस्ट ग्रुप्स लाइक जमात ए उलेमा. ओके, सो चलिए पहले हम जरा देख लेते हैं. और ये टॉपिक हम तैयार इसलिए नहीं कर रहे हैं कि ये मेंस में पूछा जाएगा इनके बारे में, बट ये आपको इंटरव्यू में जरूर इस तरह की चीजें पूछी जाएंगी कि आपकी अंडरस्टैंडिंग कितनी अच्छी है अपने नेबरहुड कंट्रीज को लेकर. बाकी कल से हमारा मीडिया जो प्रेजेंट करने की कोशिश कर रहा है वो ये दिखा रहा है कि इंडिया में अब पीएम मोदी और ज्यादा जरूरी क्यों है. बिकॉज हमारे नेबरहुड में है म्यांमार, ठीक है, वहां पर आर्मी coup हुआ और अब रेबल्स, ठीक है, आर्मी और रेबल्स के बीच में लड़ाई चल रही है. देन कम्स द नेपाल, पॉलिटिकली अनस्टेबल. देन कम्स पाकिस्तान, अगेन पॉलिटिकली अनस्टेबल. अफगानिस्तान रूल्ड बाय तालिबान. श्रीलंका अगेन पॉलिटिकल एज वेल एज इकोनॉमिकली दोनों तरीके से अनस्टेबल है. सिर्फ एक भूटान है जो थोड़ा बहुत बेटर कंडीशन में. मॉलडीव अगेन इट्स इकोनॉमी इज ऑल्सो क्रिपलिंग एज वेल एज उनके यहाँ भी पॉलिटिकल इशू है. अभी नो कॉन्फिडेंस मोशन भी आया था वहां के प्रेसिडेंट के अगेंस्ट. तो ऐसे में सिर्फ एक इंडिया दिखाई देता है जहां पर एक स्टेबिलिटी दिखती है. बट अभी अगर हम यहाँ पर देखेंगे मिस शेख हसीना कंट्रोवर्सी, तो वी विल सी कि ये सारे फैक्टर्स हमारे यहाँ भी हमें क्लियरली विजिबल है. आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा एक सेफ्टी वॉल्व थ्योरी. उसका मतलब ये था देयर शुड बी एन आउटलेट फॉर पब्लिक टू एक्सप्रेस देयर ग्रीवांसेस. राइट, अगर आपका एडमिनिस्ट्रेशन करप्ट हो जाता है, आपके यहाँ 2 साल में 70 से ज्यादा पेपर लीक होते हैं, तो स्टूडेंट्स के पास फिर कोई मीडियम नहीं बचता है अपने आप अपनी वॉइस को रेज करने का प्रोटेस्ट के अलावा. राइट, वैसा ही कुछ बांग्लादेश में हुआ. हालांकि वो ट्रिगर हुआ वहां के रिजर्वेशन सिस्टम से, जहां पे लोगों ने फेक सर्टिफिकेट बना के कि हमारे फादर हमारे ग्रैंडफादर इंडिपेंडेंस के लिए लड़े थे तो हमें रिजर्वेशन दीजिए, ठीक है, वो अलग मैटर रहा. बट फर्स्ट इज इनकी पहली कंट्रोवर्सी थी विद रिस्पेक्ट टू इलेक्शन इरेगुलरिटीज. ये हमारे यहाँ पे एलिगेशन कई बार ईवीएम को लेकर लगते हैं. एंड सेकेंडली कि इस बार की जो काउंटिंग प्रोसेस है उसी पर इलेक्शन कमीशन पे क्वेश्चन किया और इसी पे एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म ने सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन भी फाइल किए कि मोर देन 350 सीट्स ऐसी हैं जहां पर ओवर काउंटिंग हुई है, जितने वोट्स नहीं पड़े, और कुछ सीट्स ऐसी हैं अराउंड 150 जहां पर काउंटिंग जितनी वोट पड़े उससे कम काउंटिंग हुई है. ठीक है, तो इलेक्शन में इरेगुलरिटीज हमारे यहाँ भी हो रही हैं और वहां भी हुई थी. 2018 का जो इलेक्शन था उसको ये कंप्लीटली माना गया था दैट इलेक्शन इन बांग्लादेश वाज रिग्ड. ओके, तो और क्योंकि बांग्लादेश में वोटिंग होती है अभी भी बैलेट बॉक्सेस से, तो बैलेट बॉक्सेस बदले गए थे, ऐसे एलिगेशन लगे थे. ठीक है, नेक्स्ट इज क्रैकडाउन ऑन ऑपोजिशन. तो वहां की जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्टी है बीएनपी, ये बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी, इसकी जो लीडर है मिस खालिदा जिया, इनको अरेस्ट कर दिया गया था इन द नेम ऑफ करप्शन. ओके, हालांकि लोगों ने माना कि ये करप्शन कम एंड पॉलिटिकली वेंडेटा ज्यादा है. इसी तरह की चीजें हमारे यहाँ भी हो रही है अगेंस्ट दी लीडर्स फ्रॉम अपोजिशन पार्टीज. ठीक है, ऐसा नहीं है कि अरविंद केजरीवाल के खिलाफ या किसी और के खिलाफ आप अगर केस फाइल कर रहे हो, रेड कर रहे हो तो गलत है, गलत नहीं है. लेकिन जब आप किसी लीडर के खिलाफ रेड करते हो, उसके खिलाफ चार्जशीट भी बना लेते हो और फिर वो लीडर आपकी पार्टी में ज्वाइन हो जाता है तो उसके केस बंद हो जाते हैं. फिर ईडी कह देती है कोर्ट में कि वो फाइल गुम गई है, मिल नहीं रही है. ठीक है, ये सारे केसेस हमने देखे महाराष्ट्र में. छगन भुजबल का केस देखा हमने, अजीत पवार का केस देखा. राइट, सो इस तरीके का जो क्रैकडाउन चल रहा है अपोजिशन पे, ये बांग्लादेश में भी इसी तरह से चल रहा था और यही हमें इंडिया में भी विजिबल है. सप्रेशन ऑफ मीडिया, ठीक है, तो हमारे यहाँ गोदी मीडिया वर्ड ऐसे ही नहीं फेमस हुआ.
बच्चों के पेपर लीक होते हैं, बच्चों के साथ चीटिंग हो रही है, सब कुछ हो रहा है, उसके बाद भी सुधीर चौधरी जैसा, जिसे तिहाड़ी के नाम से भी जाना जाता है, वो आके कहता है कि बच्चों को गवर्नमेंट जॉब चाहिए क्यों? क्योंकि इसमें नाकारा और निकम्मे लोग आते हैं, लोगों को काम नहीं करना, मोटी सैलरी लेनी है, इसलिए लोग आते हैं। ठीक है, तो जिस गोदी मीडिया को सरकार से क्वेश्चन करना चाहिए कि आखिर इस देश में अगर एनटीए जैसी एजेंसी ईमानदारी से पेपर कंडक्ट नहीं करा सकती तो फिर ये किस काम की है, राइट? बट अल्टीमेटली क्वेश्चन उल्टा स्टूडेंट्स को ही किया जाता है, क्वेश्चन फार्मर्स पे किया जाता है, जबकि अकेले महाराष्ट्र में 1.5 लाख से ज्यादा फार्मर्स ने सुसाइड किया है। वो मीडिया का काम है उनके कंसर्न्स को रेज करना और सरकार तक पहुंचाना। मीडिया इज ए सेफ्टी वॉल या सेफ्टी आउटलेट जो पब्लिक की ग्रीवांसेस को ऊपर तक पहुंचाती है ताकि उन्हें एक आउटलेट प्रोवाइड हो। ठीक है, लेकिन अगर आपने मीडिया को ही गैग कर देते हो आप, ये इंदिरा गांधी जी ने भी किया था, ये नरेंद्र मोदी सरकार भी कर रही है। ठीक है, सेकंड इज कि सोशल मीडिया पर, यूट्यूब वगैरह पर रविश कुमार जैसे कुछ पत्रकार हैं जो क्वेश्चन करते हैं सरकार को, तो अब गवर्नमेंट उसके लिए क्या ला रही है? ब्रॉडकास्टिंग बिल। ठीक है, जिसमें जो सोशल मीडिया पर भी आप कर रहे हो उसके लिए दो कमिटीज बनाई जाएंगी। एक कंटेंट को पहले सेंसर करेगी, ठीक है, कि आप क्या कंटेंट प्रेजेंट करने वाले हो सेंटर के अगेंस्ट, और दूसरा अगर कोई कंप्लेन आती है तो उसको एग्जामिन करेगी। राइट, तो वहां पर आपका जो एक इंडिपेंडेंट मीडिया थोड़ा सा फंक्शन कर रहा था वो भी यही होगा। यही हाल थे मिस शेख हसीना के भी, मीडिया वहां पर से वो दिखाता था जो वो अलाउ करती थी। अब याद कीजिए कि हमारे यहाँ एक टाइम पर 5 जजेस सुप्रीम कोर्ट के, उन्होंने मीडिया में आकर कहा था कि कुछ गलत हो रहा है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया केसेस को अपनी मर्जी से एलोकेट कर रहे हैं, ऐसे जजेस को जो थोड़े से प्रो गवर्नमेंट है उनको क्रूशियल केसेस दिए जा रहे हैं, जो थोड़े से इंडिपेंडेंट है उनको लेस रेलेवेंट केसेस दिए जा रहे हैं। ये 5 जजेस ने मीडिया में आके कहा था हमारे यहाँ। सेम सिनेरियो था वहां पर। ठीक है, और हमारे यहाँ याद कीजिए आप कि हमारे एक सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस रिटायर होते हैं और सीधे उनको कहाँ भेज दिया जाता है? अगले ही दिन राज्यसभा। तो ये कहीं ना कहीं जुडिशरी की इंडिपेंडेंस पर क्वेश्चन मार्क करता है। ये लोगों के मन में स्पेकुलेशन क्रिएट करता है कि बायसनेस के चांसेस हैं यहाँ पर। वैसा ही कुछ बांग्लादेश में हुआ था, वहां भी जुडिशरी पे बहुत ज्यादा कंट्रोल करने की कोशिश की थी। माना जा रहा था कि जो डिसीजन दिए जाते हैं वहां पर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा वो इन्फ्लुएंस कर रही है गवर्नमेंट। नेक्स्ट इज एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स एंड एनफोर्स डिसअपीयरेंस। तो यहां पर इन्होंने जो भी जैसे एक्टिविस्ट टाइप के लोग हैं, ठीक है, या जैसे हमारे यहाँ पर भी जो लोग हैं जो एनजीओ चलाते हैं, जैसे ये एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म जिसने इलेक्टोरल बॉन्ड को एक्सपोज किया, ठीक है, या फिर हमारे काफी सारे आरटीआई एजेंट्स या एप्लीकेंट्स वर्ड ज्यादा प्रोबेबल होगा, आरटीआई एप्लीकेंट्स। ठीक है, काफी सारे आईटीआई एप्लीकेंट्स की किलिंग हुई है इंडिया में भी। राइट, तो इस तरह की चीजें अगर होती हैं तो वो भी ठीक नहीं। और बांग्लादेश के रिस्पेक्ट में तो इवन ह्यूमन राइट्स वॉच एंड एमनेस्टी इंटरनेशनल ने भी ये रिपोर्ट कहा था कि यहाँ पर ठीक नहीं हो रहा है, एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग एंड फोर्स डिसअपीयरेंस किए जा रहे हैं पॉलिटिकल ओपोनेंट्स के और एक्टिविस्ट लोगों के। ठीक है, तो ये सब हो गया शेयर ऑफ हर कंट्रोवर्सीज। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ कंट्रोवर्सीज ही रही है, उनकी काफी सारे अचीवमेंट्स भी हैं। जैसे इकोनॉमिक ग्रोथ की अगर हम बात करें तो इनके टाइम पर बांग्लादेश की जीडीपी ग्रो हुई है अराउंड 7% पर एनम। ठीक है, और इन्होंने पाकिस्तान से भी ज्यादा बड़ी अपनी जीडीपी कर ली थी। नेक्स्ट इज कि ये लीस्ट डेवलप्ड कंट्री का जो स्टेटस था इनके पास, ये उससे ग्रेजुएट हो गए थे। दे मेट ऑल द क्राइटेरिया फॉर ग्रेजुएटिंग फ्रॉम द यूएन लीस्ट डेवलप्ड कंट्री स्टेटस। ओके, तो वो रिफ्लेक्ट करता है कि इनकी इकोनॉमिक प्रोग्रेस तो हुई थी। राइट, सेकेंड इज सोशल डेवलपमेंट। सोशल डेवलपमेंट को आप देख सकते हैं पॉवर्टी रिडक्शन के टर्म्स में। यहाँ पर रेट डिक्लाइन हुआ जब ये बनी थी 2010 में, जब 31.5% पॉवर्टी रेट था, जो कि अब 20% के आसपास था जब ये छोड़ के गई है। ठीक है, छोड़ के भी नहीं गई है, ये 2019 का डेटा है, लेटेस्ट डेटा है नहीं। ठीक है, एजुकेशन में काफी इंप्रूवमेंट देखे गए, लिटरेसी रेट इनके यहाँ इंक्रीज हुआ पिछले कुछ सालों में। ठीक है, जेंडर पैरिटी इंप्रूव हुई है स्कूल एजुकेशन में। और याद कीजिए आप, पोलियो हो या ऐसी कई बीमारियां हैं जो बांग्लादेश एलिमिनेट कर चुका है, जो कि आज तक पाकिस्तान एलिमिनेट नहीं कर पाया। विमेन एम्पावरमेंट की बात करें तो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन विमेन का इंप्रूव हुआ था इनके टाइम पर। ठीक है, पॉलिटिक्स में रिप्रेजेंटेशन, विमेन का वर्क फोर्स में पार्टिसिपेशन बढ़ा है। ठीक है, इनका टेक्सटाइल सेक्टर इंडिया से भी बेटर माना जाता है इस वक्त। उसके अलावा सोशल सेफ्टी नेट वगैरह काफी इंप्रूव हुआ, जैसे माइक्रो क्रेडिट यहाँ पे काफी फेमस हुए इनके माइक्रो क्रेडिट इंस्टीट्यूशन। ठीक है, वहीं से इंडिया ने कॉपी किया था इसको। देन देन उसके अलावा आप एनर्जी, पावर, इलेक्ट्रिसिटी एक्सेस वगैरह में देख लीजिए तो आज यहाँ पर 95% बांग्लादेश की जो पॉपुलेशन है उसके पास इलेक्ट्रिसिटी का एक्सेस है। डिजिटल डिजिटल बांग्लादेश के लिए इन्होंने इंफॉर्मेशन एंड आईसीटी डेवलपमेंट
आईसीटी डेवलपमेंट किया, ठीक है। आईटी सेक्टर एंड आईटीईएस सेक्टर बांग्लादेश का भी काफी अच्छी प्रोग्रेस कर रहा था। ई गवर्नेंस इनिशिएटिव लॉन्च किए काफी सारे, ताकि पब्लिक को सर्विस डिलीवरी और ज्यादा एफिशिएंट बनाई जा सके, राइट। तो इन्होंने उस पर भी ध्यान दिया। इंटरनेशनल रिलेशन की बात करें तो शायद यही एक कंट्री थी जो सबसे प्रो इंडियन तो थी, उसके साथ साथ शायद सबसे पीस में भी दिख रही थी, एटलीस्ट पिछले 1 साल तक, राइट। बांग्लादेश के साथ आपने देखा होगा हमने काफी सारे ट्रेड कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए हैं, जैसे बस सर्विस कोलकाता ढाका अगरतला, राइट। हमने अखौरा रेल लिंक वगैरह एस्टेब्लिश करे इनके साथ। देन देन इसके अलावा सोशल हार्मनी एंड स्टेबिलिटी मेंटेन करके रखी इन्होंने अपने यहाँ पर, ठीक है। इतने सारे रेडिकल्स, काफी सारे जमात उलेमा के जो रेडिकल्स थे ना, उनको इन्होंने हैंग भी किया था, ठीक है, जिनका 1971 में देखा गया कि इन्होंने पाकिस्तानी फोर्सेस के साथ मिलकर अपने ही लोगों पर अत्याचार किया था। एनवायरमेंटल इनिशिएटिव क्लाइमेट चेंज वगैरह नेगोशिएशन में भी ये काफी आगे रही हमेशा, ओके। इसके अलावा अगर आप इंडस्ट्रियल ग्रोथ सेक्टर की बात करें तो बांग्लादेश का जो गारमेंट सेक्टर है, ओके, उसके एक्सपोर्ट्स काफी इंप्रूव हुए थे, काफी सारे इकोनॉमिक जोन बनाए गए, काफी एफडीआई भी अट्रैक्ट हुई बांग्लादेश में। और आप अगर बात करेंगे तो ये पर कैपिटा इनकम में काफी ज्यादा इंप्रूव हुआ था। अगर हम इंडिया और बांग्लादेश की भी अगर पर कैपिटा इनकम कंपेयर करें तो बांग्लादेश की पर कैपिटा इनकम हमसे आगे निकल गई थी, ओके। क्यों, वो उनकी पॉपुलेशन कम है वो अलग फैक्टर है, मगर एटलीस्ट निकल गई थी, ठीक है। तो ये बात हो गई पूरी शेख हसीना की, ठीक है। और मैंने इंडिया के कंटेक्स्ट में आपको रिलेट करके बताया कि ये सारे कंट्रोवर्शियल जो इश्यूज थे, ये पूरे 5 कंट्रोवर्सीज, इसी तरह का सिनेरियो हमारे यहाँ भी बन रहा है। अगर आप स्टूडेंट्स हो, फार्मर्स हो, कोई भी हो, अगर आप उनको अपनी ग्रीवांस एड्रेस करवाने की, अपनी वॉइस रेज करने की एक आउटलेट नहीं देंगे, आप उसे सब्जुगेट गैग करने की कोशिश करेंगे, तो फिर चीजें वायलेंट फॉर्म में बाहर आएंगी, बट वो आएंगी जरूर। ऑलराइट, तो ये यहाँ पे पूरे रेडीमेड नोट्स दे दिए हैं मैंने आपको। अब से मैं नोट्स में आपको आर्टिकल भी पोस्ट कर देता हूँ, ताकि आपके लिए थोड़ा सा इजी हो जाए, जो बच्चे वीडियो नहीं देखते हैं डायरेक्टली पीडीएफ फॉलो करते हैं, ओके। तो यहाँ पे मैंने शेख हसीना की कंट्रोवर्सीज और उनकी जो पास्ट डेकेड में अचीवमेंट्स रही हैं वो सब यहाँ पे नोट्स में दे दिया, आप यहाँ से देख सकते हैं, ओके। फ्रंट पेज पे जाना होगा हमें वापस, हाँ सॉरी, ओके। फर्स्ट चीज यहाँ पे कि वेस्ट बंगाल ने 77 कास्ट को, जिसमें मेजोरिटी मुस्लिम्स हैं, उनको ओबीसी लिस्ट में इंक्लूड किया था। फिर कैलकाटा के हाई कोर्ट ने इसको गिरा दिया था कि ये गलत है बिल्कुल, बट यहाँ पर फिर ये लोग सुप्रीम कोर्ट में आए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा ओके, हम आपको एक अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं टू जस्टिफाई द रीजंस फॉर इंक्लूडिंग 77 कास्ट लार्जली मुस्लिम कम्युनिटी इन द स्टेट्स ओबीसी लिस्ट, ओके। कैलकाटा हाई कोर्ट ने इसको स्ट्राइक डाउन कर दिया था। यहाँ पे स्टेट को मौका दिया गया टू क्लैरिफाई द नेचर स्कोप ऑफ द सर्वे अंडरटेकन टू आइडेंटिफाई द सोशल एंड एजुकेशनल बैकवर्डनेस ऑफ दीज कम्युनिटीज। इनका कहना है कि ये मुस्लिम कम्युनिटी, मेजोरिटी मुस्लिम, ठीक है, 77 में से ये लोग सोशली एजुकेशनल बैकवर्ड है। हमने इसका सर्वे कराया, तो कोर्ट ने कहा है कि आप अपने सर्वे का जो स्टैंडर्ड है, जो भी बेसिस है, उसको कोर्ट के सामने रखिए। एलजी कैन नॉमिनेट 10 एल्डरमैन टू दिल्ली कॉर्पोरेशन। अब दिल्ली कॉर्पोरेशन की अगर आप बात करें तो देखिए होता क्या है कि दिल्ली को पहले अलग अलग जोन में डिवाइड किया जाता है, ठीक है। फिर जोन से डिवाइड किया जाता है वार्ड में, और इस तरीके से 230 पार्षद चुने जाते हैं, क्लियर। और ये उस उन 230 पार्षदों से क्या बनता है, वार्ड मेंबर से आपका काउंसिल बनता है। उसके बाद ये काउंसिल डिसाइड करती है ऑन द स्टैंडिंग कमेटी, और यही सबसे पावरफुल स्टैंडिंग कमेटी है जो कि सैंक्शन कर सकती है 5 करोड़ तक के प्रोजेक्ट्स को, राइट। तो इस स्टैंडिंग कमेटी में सभी अपना डोमिनेंस रखना चाहते हैं। अब यहाँ पे वोटिंग होगी, ऑब्वियसली बात है, आम आदमी पार्टी जीत के आएगी, ज्यादा मेंबर उनके पास है, तो उनके ज्यादा मेंबर स्टैंडिंग कमेटी में आएंगे। अब स्टैंडिंग कमेटी में नॉमिनेशन कैसे होता है, स्टैंडिंग कमेटी में आते हैं 18 मेंबर्स। इस 18 में से अभी इन लोगों ने डिसाइड कर लिए थे 3 मेंबर्स आम आदमी पार्टी के हैं, 3 बीजेपी के हैं। इसके अलावा जो जोन है, ठीक है, टोटल 12 जोन है दिल्ली में, तो ये 12 जोन से, हर जोन से एक एक मेंबर नॉमिनेट किया जाएगा इस 18 मेंबर की कम्युनिटी में, ठीक है। तो 12 मेंबर और जाएंगे, 6 पहले से 18 हो जाएंगे, राइट। लेकिन अब यहाँ पे क्या किया है कि जहां पे एलजी को सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया है कि एलजी कैन नॉमिनेट 10 एल्डरमैन यानी कि 3 मेंबर नॉमिनेट कर सकता है जिनके पास एक्सपीरियंस होगा, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अफेयर्स में। अभी क्योंकि ये 10 एल्डरमैन नॉमिनेट कौन कर रहा है, एलजी। एलजी को नॉमिनेट कौन कर रहा है, सेंटर। तो ऑब्वियसली बात है कि ये जो 10 लोग होंगे इनका टिल्ट किस तरफ होगा, ये न्यूट्रल नहीं होंगे अपने नॉलेज के बेसिस पे, इनका टिल्ट उधर ही होगा, बीजेपी की तरफ, राइट। तो ये आम आदमी पार्टी को पसंद नहीं आया कि गलत किया। अब सुप्रीम कोर्ट के उसमें देखिए आपकी मई 2023 में इन्होंने जजमेंट दिया था दैट बाय नॉट एक्टिंग ऑन द एडवाइस ऑफ द गवर्नमेंट, दैट इज चीफ मिनिस्टर एंड काउंसिल, एलजी को डिस्टेबलाइज इलेक्टेड सिविक बॉडी। यानी कि यहाँ पे बात है आम आदमी पार्टी के फेवर में कही थी।
बट अब जो जजमेंट आया अगस्त में, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा एलजी हैज द स्टैट्यूटरी पावर अंडर दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट टू अपॉइंट 10 एल्डरमैन। ओके, यानी कि इनडायरेक्टली आपने सीधे सीधे 10 वोट एक्स्ट्रा दे दिए बीजेपी को इनडायरेक्टली, राइट। तो सुप्रीम कोर्ट ने अपनी ही जजमेंट को यहां पर रिवर्स कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट on Monday authorized the Lieutenant Governor of Delhi to nominate 10 persons with a special knowledge of municipal administration to municipal corporation. Because Delhi, this is a statutory duty attached to his office and he is not bound by aid and advice of Council of Minister. और जबकि ये जो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है इसका सीईओ भी होता है और ये सीईओ ऑलरेडी सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट कर रही है। तो इसीलिए हालत ऐसी है दिल्ली की कि यहाँ पर अभी कितने बच्चे मारे गए थे, 3 बच्चे मारे गए थे। ऑफिशियल तो यही कह रहे हैं कि 3 बच्चों की डेथ हुई यहाँ पे। कोई पार्टी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को तैयार नहीं, सब एक दूसरे पे गेम खेल रहे हैं। ऑल दिस टू ड्यू टू दिस हॉच पॉच कंफ्यूजन। The power of LG is drawn from Section 3 of Delhi Municipal Corporation Act, which was a parliamentary law amended in 1993. Okay, so फिलहाल के लिए सिर्फ इतनी सी बात है कि 10 एल्डरमैन नॉमिनेट कर सकता है एलजी अपनी खुद की मर्जी से विदाउट द एड एंड एडवाइस ऑफ चीफ मिनिस्टर एंड हिज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। अब आगे चलते हैं। ओके, ये सब बातें यहीं पे बता दी है मैंने आपको ऑलरेडी। वैसे कोई आपसे एग्जाम में पूछेगा भी नहीं। गोदावरी, यहाँ पे एक ट्री हुआ करता था करीब 100 साल से ज्यादा पुराना, जिसका नाम इन्होंने रखा था कुमार देवम, सॉरी द लोन इंडियन सीरीज एट कुमार देवम। खैर उसमें मुझे इंटरेस्ट नहीं है, मुझे गोदावरी की ट्रिब्यूटरीज में इंटरेस्ट है। ठीक है, आपको 2 चीजें जाननी होंगी, राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज एंड लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज। नो, आप में से कुछ बच्चे कंफ्यूज होते हैं राइट किसको लेफ्ट किसको। रिवर जिस डायरेक्शन में फ्लो हो रही है उस तरफ अपना फेस कर लीजिए, जो आपके लेफ्ट पे है वो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी, जो राइट पे है वो राइट बैंक। ठीक है, इसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी अगर हम देखें तो एक है प्रवरा, सॉरी राइट बैंक, प्रवरा, मंजीरा एंड मनियार। कलर चेंज करने दीजिए, ये प्रवरा, मंजीरा एंड मानियार। ठीक है, और लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी अगर देखें पहले त्रियंबक हिल्स नासिक के पास से ये निकलती है और गोदावरी रिवर पर ही आपका कुंभ का मेला भी लगता है, राइट। और गोदावरी रिवर पर ही क्या बनाया गया है, पोलावरम प्रोजेक्ट। ठीक है, ये लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट है। इसके अलावा इसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी में दुधना, पूर्णा, पेनगंगा, वर्धा, वेनगंगा, इंद्रावती एंड सबरी। और अब ये किस किस स्टेट से फ्लो होती है अगर आपसे ये पूछा जाए तो देखिए यहाँ पे आपको डायरेक्टली लगेगा कि छत्तीसगढ़ और उड़ीसा से फ्लो नहीं हो रही है, लेकिन क्योंकि इनकी जो ट्रिब्यूटरी है दैट इज सबारी, ठीक है, कहाँ से आ रही है, उड़ीसा से। इंद्रावती ये कहाँ से आ रही है, छत्तीसगढ़ से। तो इसका जो पूरा बेसिन है वो इन स्टेट्स में भी एक्सटेंड करता है। ओके, तो कई बार आप जब डिस्प्यूट देखेंगे इसका, गोदावरी रिवर डिस्प्यूट, तो उसमें सिर्फ अब महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्रा नहीं आता है, उसमें ये सब भी आ जाते हैं और नीचे से कर्नाटका भी आ जाता है बिकॉज ऑफ दिस रिवर। ऑलराइट, तो लेफ्ट राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज आपको कई बार पूछी जाती हैं ऑन द एज। अब अभी तक मैं आपको जो क्लियर कर चुका हूं इसराइल के कंटेक्स्ट में, एक बार फिर से क्विकली रिवाइज कर लेते हैं, क्योंकि इसराइल ने फिर से 2 लोगों को असैसिनेट किया है जो कि प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। ठीक है, इसराइल है हमारे पास, ऊपर है लेबनान, इसराइल की इस तरफ है आपका गाजा, राइट, और यहां पर है सीरिया, और दूर कहीं बैठा है ईरान, और नीचे है यमन। ठीक है, नाउ व्हाट इज द प्रॉब्लम कि लेबनान में एक हिजबुल्लाह ने इन पर अटैक किया था और इन्होंने हिजबुल्लाह के एक चीफ को मार गिराया है। ठीक है, तो नॉर्थ से भी अब इसके लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम है। सीरिया के साथ यहाँ पे इसकी एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, इसको कहते हैं कोलन हाइट्स। ईरान की कैपिटल तेहरान पे इसराइल ने अटैक किया था और यहाँ पे हमास के एक लीडर को मार गिराया। ठीक है, बट वो कोई टेररिस्ट लीडर नहीं था, ही वॉज एक्चुअली द पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ हमास, मिस्टर हनी। एंड नॉट जस्ट पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव बट ही वॉज ऑल्सो कंसिडर्ड एज अ मॉडरेट लीडर। और मॉडरेट लीडर की जरूरत इसलिए थी क्योंकि इस वक्त इसराइल और हमास के बीच में क्या नेगोशिएट चल रहा है, सीज फायर, इसका नेगोशिएशन चल रहे हैं, हॉस्टेजेस को रिलीज करने की बात की जा रही थी। लेकिन आपने जब उनके एक मॉडरेट लीडर को असैसिनेट कर दिया
तो फिर यहाँ पे आपने क्या किया है कि ये जो टॉक्स थी ये पूरी तरीके से अब फेल हो जाएंगी। दूसरा, क्योंकि आपने ईरान की कैपिटल तेहरान पे स्ट्राइक किया है तो यहाँ पे आपने दो चीजें डिमॉन्स्ट्रेट की है। एक तो खुद की एबिलिटी दैट यू कैन डू स्ट्रेटेजिक अटैक्स एनीवेयर अपने एनिमीज के अगेंस्ट, बट दूसरी तरफ आपने ईरान की सॉवरेनिटी को भी वायलेट किया है। एक बार पहले भी वायलेट किया था सॉवरेनिटी को ईरान की, और ईरान ने रिटेलिएट भी किया था विद हंड्रेड्स ऑफ रॉकेट्स एंड ड्रोन्स, बट इसराइल ने अपने अलाइज यूएस और फ्रांस के साथ मिलकर लगभग सारे ड्रोन्स एंड मिसाइल्स को मार गिराया था। राइट, बट ईरान अब दोबारा रिटेलिएट करेगा क्योंकि उसकी सॉवरेनिटी पर यह अटैक हुआ है। राइट, दूसरा, लेबनान में आपने हिजबुल्लाह ग्रुप के भी चीफ को मार दिया, तो अब वहां से भी अटैक होगा और ये लड़ाई और एस्केलेट होगी। गाजा में बेस्ड है हमास, तो वो तो लगभग आपने गाजा को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर ही दिया है। राइट, सो कुल मिला के हमें क्या दिख रहा है, और यहाँ बीच में कंट्री आ जाती है इराक। ठीक है, और इराक और सीरिया को अगर हम मिला लें तो यहाँ पे इस्लामिक स्टेट का आज भी थोड़ा सा वजूद बचा हुआ है। फिर टर्की को और मिला लीजिए, टर्की, सीरिया, ईरान, इराक। ठीक है, तो चारों के बीच में आ जाते हैं कुर्दिश मिलिटेंट्स। राइट, ये सब मैंने पिछले सेशन में मैप के साथ समझाया था। ओके, तो यहाँ पर जो यूएस है, ठीक है, या जो अलाइज हैं इसराइल के, इनकी जिम्मेदारी बनती है कि ये इसराइल को सपोर्ट करें, प्रोटेक्ट करें, वो ठीक है, बट एट द सेम टाइम वो इसराइल को रिस्ट्रेन भी करें कि आप जो कर रहे हैं ये थोड़ा ज्यादा हो रहा है। ठीक है, इससे तो ये वॉर पूरे रीजन में फैल जाएगी। The killings of Fauj Shukr, that is a senior Hezbollah commander in Beirut, Beirut यानी लेबनान में, ठीक है, नॉर्थ में, and Ismail Hani, the political chief of Hamas in Tehran. Okay. This has taken West Asia on the brink of wider war. After Shukr was killed, Hezbollah leader Hassan Nasrallah said Israel has breached a red line and a group has launched dozens of rockets over the past week, heightening the tensions. A bigger risk is expected Iranian retaliation against the Israel. ठीक है, तो ये अटैक नॉर्थ से भी होगा, लेबनान की तरफ से हिजबुल्ला, और ये ईस्टर्न साइड से भी होगा ईरान की तरफ से। If Iran carried out such an attack in response to an Israeli strike on its embassy in third country, अब ये भी पॉसिबिलिटी है कि चलिए इसराइल प्राउड करता है कि हम रोक लेते हैं हर मिसाइल को, ठीक है, आप रोक लोगे, लेकिन इसराइल की एम्बेसी हर कंट्री में है। अगर ईरान ये अटैक इसराइल की एम्बेसी किसी थर्ड कंट्री में जहां पर होगी, अगर वहां पे करेगा तो वहां भी मरेंगे तो कॉन्सुलेट में इसराइल के ही लोग ना, बट वो अलग केस है कि फिर वो उस कंट्री की सॉवरेनिटी वायलेट कर देगा ईरान। ठीक है, लेकिन ईरान रिटेलिएट तो करेगा इसमें। To be sure, by killing Hani in Tehran, Israel has demonstrated its capabilities to pull off sophisticated operations even in hostile territories. ठीक है, ये एक चीज इसराइल ने डिमॉन्स्ट्रेट कर दी है। सेकेंड, it also exposed Iran's security and intelligence vulnerabilities. Right? This is the second relevance of this attack. ठीक है, एक स्ट्रॉन्ग मैसेज दिया गया है हमास को भी कि आपके कोई भी लीडर, चाहे वो मिलिटेंट हो या पॉलिटिकल हो, दे आर नॉट सेफ इन एनी कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड। Okay, Israel can hunt them down anywhere. This unchecked militarism of Prime Minister Benjamin Netanyahu could turn out to be counterproductive for Israel in the long run. The killing of Hani has come at a time when both Israel and Hamas were making progress in talks for a hostage sharing deal. Okay, और ये एक relatively moderate इंसान माने जाते थे हमास ग्रुप में. And by carrying out the attack in Tehran, which is a flagrant violation of Iran's sovereignty. If a direct war breaks out between Israel and Iran, the US could be dragged into it, which is what Israel wants. और अगर आप फर्स्ट वर्ल्ड वॉर पढ़ेंगे ना वर्ल्ड हिस्ट्री में, वो ऐसे ही शुरू हुई थी। एक एक दो कंट्रीज के बीच लड़ाई हुई, सब एक दूसरे को बैकिंग देने में लग गए, कोई किसी को बैक कर रहा था, कोई किसी को बैक कर रहा था, और ये सब एक दूसरे के अंदर ड्रैग होते चले गए। राइट, तो इसलिए कहा जाता है, कई बार आपको मीन्स में क्वेश्चन मिलता है दैट द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर वाज नथिंग बट जस्ट रिजल्ट ऑफ कंफ्यूजन। ऑलराइट, सेकंड, यहाँ पर सेकंड इशू हमारे काम का है, द इशू ऑफ इंस्टीट्यूशनल वायलेंस एंड एड्रेसिंग इट। तो यहाँ पे बात की जा रही है कि विमेन के बारे में बात सारी पॉलिटिकल पार्टीज करती हैं, सारे लीडर्स करते हैं, ठीक है, लेकिन जब एक बार ये पावर में आ जाते हैं उसके बाद वो विमेन सेफ्टी को लेकर कोई कंसर्न नहीं दिखाते। फॉर एग्जाम्पल, हमारी रेसलर विमेन्स, ठीक है, कई दिन तक प्रोटेस्ट पे बैठी रही, ठीक है। यहाँ पर दिल्ली पुलिस ने एफआईआर भी फाइल की थी, और दिल्ली पुलिस ने अपनी जो रिपोर्ट दी थी कोर्ट में, उसमें उन्होंने कहा कि ये सारे एलिगेशन बिल्कुल करेक्ट हैं अगेंस्ट मिस्टर ब्रिजभूषण, बट उसके बाद भी ना तो बीजेपी ने कोई एक्शन लिया उनके अगेंस्ट,
और ना ही हमारे पीएम मोदी जी ने कुछ बोला। अगर पीएम मोदी जी इस मैटर पे बोलते कि ये मेरी बच्चियां हैं, ये हमारे देश की बेटियां हैं, ठीक है, और वैसे भी देश में अधिकतर बेटियां कंसिडर करती हैं मोदी जी को एज अ फादर फिगर। अगर मोदी जी ने यहाँ पर स्टैंड लिया होता अगेंस्ट दिस पर्टिकुलर पॉलिटिशियन मिस्टर ब्रिजभूषण, तो हो सकता है जैसा माना जाता है कि ब्रिजभूषण का 7 लोकसभा सीट पे दबदबा है यूपी में। अब वो 7 सीट अगर हार भी जाते तो आप 70 सीट और जीत लेते। सारी विमेन, सारी डॉटर्स आपके साथ होती अगर आपने इस पे कोई स्टैंड लिया होता। उसी तरह से नीट मैटर पे भी मोदी जी ने कोई स्टैंड नहीं लिया। ये प्रॉब्लम है मोदी जी की, इंटरनेशनल इश्यूज पर तो वो बहुत बढ़ चढ़ के बोलते हैं, लेकिन जब बात खुद के डोमेस्टिक इश्यूज की होती है तो ही कीप मम, ओके, साइलेंट रह जाते हैं। तो विमेन की जब बात आती है सेफ्टी की, उसके बाद कई अधिकतर आप रेप केसेस देख लीजिए, हैरेसमेंट के केसेस देख लीजिए। कर्नाटका में देवगौड़ा जी के पोते पे एलिगेशन लगे थे, राइट, करीब 4,000 महिलाओं का रेप किया इन्होंने, सीडी बनाई, ओके, फिर वो भाग गए थे चुनाव के टाइम फॉरेन, फिर अब वापस आए, राइट। तो यही पॉलिटिशियंस जो विमेन सेफ्टी के नाम पर वोट मांगते हैं, बट उसके बाद बिल्कुल परवाह नहीं करते विमेन सेफ्टी की, ठीक है। तो इसी को मैंने यहाँ पे शॉर्टलिस्ट कर दिया आपके लिए। It provides the stark contrast in India's democratic process where a large number of voters, including women, participate. Yet the issues like women's safety are often ignored by political candidates. Okay. First is electoral apathy towards women's safety. Despite the high participation of women voters, candidates rarely prioritize women's safety and those who fail to address the systematic issue. Second is prevalence of gender-based violence. There is high rate of domestic as well as sexual violence against women, स्पेशली दलित विमेन। जैसे हमारे मध्य प्रदेश की भिंड में राहुल गांधी जी जब यात्रा कर रहे थे तब एक लेडी गई थी उनके पास कि हम 4 परिवार हैं, दलित परिवार यहाँ इस गांव में रहते हैं, लेकिन हम चारों परिवार के लोगों को चप्पल पहनने का अधिकार नहीं देते हैं गांव के लोग। और एलिगेशन किस पे लगे? ठाकुर एंड यादव, ठीक है, जनरल भी है लेकिन साथ में ओबीसी भी है, ठीक है। तो सब्जुगेशन सब्जुगेशन चाहे वो कोई भी करे आपका। तो जेंडर बेस्ड वायलेंस है दलित विमेन के अगेंस्ट स्पेशली थोड़ा ज्यादा है। अगर आज भी विलेजेस में जाएंगे तो पहले बाकी महिलाएं पानी भर के ले जाएंगी कुएं से, उसके बाद दलित महिला पानी भर सकती है। ये रियलिटी है उन गाँव की जहां पर दलितों की पॉपुलेशन थोड़ी कम है कंपैरेटिवली। इंस्टीट्यूशनल वायलेंस, सर्वाइवर फेस प्रोलॉन्ग वायलेंस थ्रू सिस्टमेटिक इश्यूज इन लॉ एनफोर्समेंट। आपकी एफआईआर नहीं लिखी जाएगी, जैसे रेसलर्स के केस में काफी टाइम तक एफआईआर नहीं लिखी गई थी, उसके बाद फिर जो जुडिशियल प्रोसेस है वो इतना लेंथी है कि वो अपने आप में एक पनिशमेंट बन जाता है। Many officials dismiss complaint as baseless, leading to a cycle of violence. और ऐसे में perpetrators जो होते हैं उनको और हिम्मत मिलती है। Challenges in rural area. Rural India presents additional barriers with male-dominated panchayats and caste-based discrimination, making justice even harder to attain. Need for survivor-centric institutions. Emphasize the role of bureaucrats and leaders in creating institutions focused on survivors' needs. Organizations like Vanangna train officials in trauma-informed approaches, but these need national implementation. Next is weak implementation of strong laws. Although India has a robust domestic violence laws, ठीक है, बहुत है हमारे पास, डोमेस्टिक वायलेंस भी है, सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस लॉज भी हैं, बट प्रॉब्लम है उनके पुअर इम्प्लीमेंटेशन में ड्यू टू सोसाइटल नॉर्म्स एंड इनएडिक्वेट ट्रेनिंग हैम्पर्स जस्टिस. Call for data and awareness. More data and public sharing of stories are needed to understand and address the denial of justice to women. Role of voters and politicians. Voters and politicians have power to bring change by demanding implementing policies that ensure safety and dignity of women. ठीक है, तो ये पूरे 8 पॉइंट्स इन्होंने ही अपने आर्टिकल में हाईलाइट करे, यहाँ पे मैंने अपनी तरफ से कोई पॉइंट ऐड नहीं किया है। ओके, आगे चलते हैं। पावरिंग इंडिया फ्यूचर, ये यहाँ पर इन्होंने एनर्जी की बात की है, रिन्यूएबल स्पेशली, ठीक है। इतना बड़ा आर्टिकल लिखा है बट हार्डली मुश्किल से 5 पॉइंट्स हैं जो हमारे काम के हैं यहाँ पर, ठीक है। तो इसको भी हम समराइज फॉर्म में पढ़ते हैं। यहाँ पे इन्होंने हाईलाइट किया है कि हमने काफी सारे माइलस्टोन अचीव किए हैं पिछले कुछ डेकेड में, जैसे नियर यूनिवर्सल इलेक्ट्रिफिकेशन, ऑलमोस्ट 100% लोगों तक इलेक्ट्रिसिटी पहुंचा दी है, 5 फोल्ड इंक्रीज हुआ है रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी में, एंड सिग्निफिकेंट रिडक्शन इन पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लॉसेस, ठीक है। तो ये 3 अचीवमेंट इनके अकॉर्डिंग हुई है पास्ट डेकेड में। हाउएवर काफी सारे चैलेंजेस फिर भी बचे हैं, डीकार्बनाइजिंग द पावर सिस्टम and ensuring quality, affordable power and rising demand and climate change induced weather extreme. तो ये जो इश्यूज रेज कर रही हैं कि और क्या करने की जरूरत है हमें, तो फर्स्ट इज रेज द रिन्यूएबल एनर्जी, 5 टाइम्स हमने बढ़ाई है बट और बढ़ाने की जरूरत है, और स्टोरेज टारगेट्स बियॉन्ड द 500 गीगावाट बाय 2030, ये हमारे पंचशील का पार्ट है।
राइट। और यही हमारे आईएनडीसी में भी हमने दिया हुआ है, 500 गीगावाट हम लोग रिन्यूएबल एनर्जी करेंगे। तो पहला इन्होंने पॉइंट किया है कि इसको रेज करने की जरूरत है। दूसरा, एक्सेलरेट द डेप्लॉयमेंट ऑफ डाइवर्स क्लीन एनर्जी रिसोर्सेज। ठीक है, सिर्फ सोलार पे इतना ओवर एम्फेसाइज अच्छा नहीं है, हमें विंड को भी साथ लेके चलना है, हमें हाइड्रो को भी लेके चलना है, हमें न्यूक्लियर को भी लेके चलना है और बायोमास को भी लेकर चलना है। डाइवर्स होना चाहिए। improve energy availability through power exchanges and innovative bid design bidding, okay, ऑप्शंस की बात की जा रही है। ensure effective maintenance and utilization of coal fleet। ये अभी भी हमारी 70% इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन कहाँ से आ रहा है? कोल से ही आ रहा है। fast track digitization to empower power distribution companies, that is discoms and consumers। These measures are crucial for sustainable self reliant power grid and economic growth in India। नेक्स्ट इज ऑन डोर स्टेप डिलीवरी ऑफ अल्कोहल। अब इन्होंने कहा है, यहाँ पे पॉइंट भी क्या रेज किया है, कैन सच ए सिस्टम मेक इट सेफर फॉर वुमेन टू एक्सेस अल्कोहल। ठीक है, तो इस आर्टिकल के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स निकालते हैं। सेकंड इज, गवर्नमेंट ने कस्टम ड्यूटी बढ़ा दी थी ऑन द लैब केमिकल्स, ठीक है, जो कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट में काफी यूज किए जाते हैं। और बढ़ाई भी कितनी थी, 10% से सीधे 150%। ठीक है, अब इसको वापस से रिड्यूस किया गया है। ठीक है, क्योंकि लोगों का, रिसर्च और साइंटिफिक कम्युनिटी का कहना था कि इसके बाद तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट हम कैसे करेंगे अगर आप कॉस्ट इतनी बढ़ाती जाएंगे। वो भी टैक्स बढ़ाया था इन्होंने, कस्टम ड्यूटी। ठीक, क्योंकि हम मोस्टली इंपोर्ट करते थे। हालांकि गवर्नमेंट की बात भी ठीक थी, उनका कहना था कि ये लैब केमिकल के नाम पे ना इथेनॉल इंपोर्ट करते हैं लोग, तो हमने इसकी कस्टम ड्यूटी बढ़ा दी। ठीक है, दोनों आर्टिकल को हम समराइज करके पढ़ते हैं। फर्स्ट इज लैब केमिकल। Finance Ministry has reversed a proposed custom duty hike on imported laboratory chemicals after backlash from scientific community। Laboratory chemicals में क्या क्या आते हैं? Oxidizer, corrosive acid and compressed gases which are crucial for scientific research and medical diagnostics। These chemicals are defined by Custom Department as those imported in packings not exceeding 500 gram or millimeter, and they become significantly more expensive following a silent increase in basic custom duty from 10% to 150%। इतनी बढ़ा दी गई थी। Okay. However, this steep increase was intended to curb the misuse of ethanol imports। ठीक है, क्योंकि उनको इंपोर्ट किया जाता था और लेबल कर दिया जाता था कि ये तो लेबोरेटरी केमिकल है, तो आप सिर्फ 10% कस्टम ड्यूटी लगाइए। ठीक है, तो ये जो फेक लेबल करके इथेनॉल इंपोर्ट किया जा रहा था, इस वजह से ड्यूटी को बढ़ाया गया था। ठीक है, क्योंकि इस पे ड्यूटी कम लगती थी। जैसे इथेनॉल इंपोर्ट अगर हम वैसे लाएंगे तो 150% लगेगा, तो उसको ये लोग क्या कह देते थे कि ये इथेनॉल तो हमारा लैब केमिकल है, ताकि 150 की जगह क्या लगे, सिर्फ 10%। तो उसको रोकने के लिए बढ़ाया गया था। However, scientific community highlighted the negative impact on research cost and availability। The government has reverted the duty to its original rate, but now requires documentation ensuring these chemicals are used solely for research purpose। ठीक है, तब आपको प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन देना होगा कि आप ये जो केमिकल इंपोर्ट कर रहे हो 10% ड्यूटी पर, इसको आप सिर्फ रिसर्च पर्पस में ही यूज करोगे। ऑन डोर स्टेप डिलीवरी ऑफ अल्कोहल, क्या घर पर शराब की होम डिलीवरी होनी चाहिए? The article discussed the consideration by several Indian states like दिल्ली ने कहा था, कर्नाटका ने भी सोचा था, हरियाणा, पंजाब, तमिलनाडु, गोवा एंड केरल, इन सब ने कंसिडर किया था टू परमिट द डोर स्टेप डिलीवरी ऑफ अल्कोहल बाय प्लेटफॉर्म्स लाइक स्विगी, बिग बास्केट एंड जोमेटो। ओके, क्योंकि इनका मानना था कि ऑलरेडी देयर इज अ राइज इन अल्कोहल कंजम्पशन। ठीक है, विद कंट्री बिकमिंग सिक्स्थ लार्जेस्ट अल्कोहल मार्केट ग्लोबली। तो रीजंस क्या दिए थे इन्होंने? फर्स्ट, इन्होंने लॉजिक दिया था कि इससे सरकार का रेवेन्यू बढ़ेगा। एक्साइज टैक्सेस ऑन अल्कोहल सेल्स आर सिग्निफिकेंट रेवेन्यू सोर्सेज फॉर बोथ सेंट्रल एज वेल एज स्टेट गवर्नमेंट, contributing up to quarter of all the state revenue। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट्स का 25% रेवेन्यू अल्कोहल से आता है, इसलिए उनको तो खुशी होती है कि और ज्यादा कंजम्पशन इसका बढ़े। Second is reduction in drunk driving। Doorstep delivery could potentially reduce the drunk driving incidents, accounting for 6 to 48% of fatal road traffic fatalities। इनको लगता है कि घर पे इंसान पिएगा तो एक्सीडेंट्स कम होंगे, अदरवाइज इंसान बाहर जाके पिएगा और फिर रिटर्न घर आ रहा होगा तो एक्सीडेंट्स ज्यादा होते हैं। बट ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, घर पे वैसे भी मेजोरिटी इसलिए नहीं पीते हैं कि जॉइंट फैमिली में रहते हैं या फिर घर में बच्चे हैं, तो वो नहीं ड्रिंक करते हैं, वो करेंगे बाहर ही जाके उसके बाद भी। Safety for women, there is evidence from Kerala that reducing on-premise alcohol sales decrease the violence against women। ठीक है, यानी कि शॉप्स के अराउंड, मोहल्ले में
लोगों को जनरली लगता है कि शॉप्स के अराउंड पेमेंट के साथ ज्यादा छेड़छाड़ होने के चांसेस होते हैं, तो घर पे ही दे दो डायरेक्टली जाके। Suggesting that home delivery might similarly benefit women, although this is debated due to prevalence of domestic violence related to alcohol use। अब वही इंसान अगर घर पे ड्रिंक करेगा तो women के साथ वायलेंस नहीं करेगा, इसकी क्या गारंटी है। Argument against: first is economic cost. Studies indicate that costs due to alcohol use in India surpass the economic benefit from alcohol sales। देखिए सेल से जो बेनिफिट हो रहा है ना, उससे ज्यादा नुकसान हो जाता है हमारी इकोनॉमी को अल्कोहल के कंजम्पशन से, फिर उतना ही ज्यादा हमें हेल्थ सेक्टर पे खर्च करना पड़ता है बीमारियों में। ठीक है, उतना ही ज्यादा आपकी जुडिशियरी में, फिर आप डिवोर्स केस वगैरह जाते हो जब विमेन के अगेंस्ट वायलेंस करते हो, तो उसमें भी आपका खर्चा होता है। ठीक है, तो इनफैक्ट आप रेवेन्यू के नाम पे इसको बढ़ावा दे रहे हो, बट इससे हमारी और फिर सोसाइटी को जो लॉस हो रहा है वो अलग है यहाँ पर। ठीक है, इंसान की अपनी प्रोडक्टिविटी, वर्क एफिशिएंसी में जो लॉस हो रहा है वो अलग। तो आप रेवेन्यू के नाम पे इनफैक्ट और ज्यादा लॉस कर रहे हो। बिहेवियरल चेंज, यहाँ पे अज्यूम किया गया है दैट पीपल विल चेंज देयर ड्रिंकिंग एंड सोशलाइजिंग बिहेवियर विद न्यू ऑप्शन, बट इट रिक्वायर मोर एविडेंस। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं कि अगर घर में कोई ड्रिंक कर रहा है तो वो गलत बिहेव नहीं करेगा, बाहर कर रहा है तो बाहर वो सड़कों पे झगड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। इंक्रीज अवेलेबिलिटी ऑफ एल्कोहल कुड प्रमोट बिंज ड्रिंकिंग एंड एसोसिएटेड हार्म्स। Effectiveness on drunk driving: alternative evidence-based policies such as sobriety checkpoints, stricter penalties for repeat offenders, and better public transport options might be effective in reducing drunk driving incidents rather than home delivery। हेल्थ इम्पैक्ट अल्कोहल कंजम्पशन की ये सब आप देख सकते हो। 7 टाइप ऑफ कैंसर्स हो जाते हैं, रिस्क है इंजरीज के, इंटर पार्टनर वायलेंस बहुत ज्यादा होता है। पॉलिसी रिकमेंडेशन क्या है? स्टेट एंड सेंट्रल पॉलिसी: गवर्नमेंट शुड implement cross-sectoral public health approaches to mitigate alcohol-related harms, including restricting availability and marketing, imposing higher taxes, enforcing drunk driving laws, and investing in psychological treatment for alcohol use disorder। Second is monitor and data sharing. Government should work with health department and service provider to monitor the impact of doorstep delivery on alcohol consumption। Companies must share accurate data to assess the health and economic burden. If significant harms are observed, the decision should be revised। ठीक है, बट पर्सनल ओपिनियन अगर आई वुड से तो सब फालतू की बकवास बातें हैं। इसके कंजम्पशन को रिड्यूस करने की जरूरत है हमें, लेकिन हम लोग इन द नेम ऑफ फ्रीडम कुछ भी कर रहे हैं। और यहाँ पे ना क्लॉक की बात की गई है, ये आपने देखा होगा जंतर मंतर जयपुर में। ठीक है, यहाँ से समय का अंदाजा लगाया जाता है पुराने में। तो वहां सन डायल से लेकर हम लोग एटॉमिक क्लॉक्स तक आज आए। तो यहाँ पर आर्टिकल काम करनी है, सिर्फ एक फर्क याद रख लीजिए, हमारी जो मॉडर्न क्लॉक्स हैं उनमें होता है क्वार्ट्स। ठीक है, और एटॉमिक क्लॉक साइंटिफिक कम्युनिटी यूज करती है। क्वार्ट्ज clock use the piezoelectric effect of quartz crystal to maintain the accuracy, whereas atomic clocks are more precise. They use the energy transition in atoms, with cesium atomic clocks being the standard। Future advancement include optical clocks and nuclear clocks, which promise even greater precision due to higher frequency emission। ठीक है, सिर्फ ये पॉइंट्स याद रख लीजिए, कभी आगे या प्रीलिम्स में तो ठीक है। एनपीएस ऑन मुद्रा लोन हैव कम डाउन, सेज निर्मला ताई। तो यहाँ पर इस आर्टिकल से हमें दो चीजें एक रिवाइज कर लेती है, तो मुद्रा लोन और दूसरा सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस, क्योंकि सारा स्कैम को इन्वेस्टिगेट कर रहा है। ठीक है, एसएफआईयू आप खुद पढ़ लीजिएगा, मैंने नोट्स दे दिए हैं यहाँ पर। मैं मुद्रा लोन के बारे में बात करूंगा क्योंकि ये अभी 2 दिन पहले सीएपीएफ में भी आया है और हमने कई बार डिस्कस भी किया हुआ है। ओके, हमने 26 से ज्यादा क्वेश्चन डायरेक्ट हिट किए हैं फ्रॉम दी न्यूज़पेपर एनालिसिस इटसेल्फ। ये सारी चीजें, इसलिए मैं आपको ये नोट्स देता हूँ, बट आप में से अधिकतर आई डोंट नो पढ़ रहे हैं नहीं पढ़ रहे हैं, बट जिस लेवल की व्यूज और वॉच आवर्स मैं देख पा रहा हूँ वीडियोस में, बच्चे अभी सीरियस नहीं है। जब तक एग्जाम सर पे नहीं आता ये लोग सीरियस नहीं होते हैं, फिर कहते हैं पेपर वेग और टफ आ रहा है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना लॉन्च की गई थी अप्रैल 2015 में बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इट एम्स टू प्रोवाइड फाइनेंशियल सपोर्ट टू माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस, फोस्टिंग एंटरप्रेन्योरशिप एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ऑब्जेक्टिव, अब ऑब्जेक्टिव को जरा ध्यान से दीजिए। फाइनेंस एक्सेस कराया जाएगा फॉर द नॉन कॉर्पोरेट एंड नॉन फार्म स्मॉल माइक्रो एंटरप्राइज। ठीक है, नॉन कॉर्पोरेट एंड नॉन फार्म स्मॉल एंड माइक्रो। इट विल एनहांस द सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एंड जॉब क्रिएशन कैपेबिलिटीज। इट विल फॉर्मलाइज द सेक्टर बाय ब्रिंगिंग इनफॉर्मल माइक्रो एंटरप्राइज इनटू द फॉर्मल बैंकिंग सिस्टम, ताकि बाहर से लोन ना लेना पड़े। लोन की कैटेगरीज रखी गई 3: शिशु, किशोर एंड तरुण। लोन्स अप टू 50,000 शिशु माना जाता है, अब 50,000 से 5 लाख तक किशोर, एंड 5 लाख से 10 लाख तक
तरुण। बट सच्चाई ये है कि गवर्नमेंट ने जो दिया है उसमें से 90% जो लोन है ना वो इस कैटेगरी को गया, शिशु कैटेगरी को, यानी कि सिर्फ 50,000। अब 50,000 में कौन सा बिजनेस शुरू हो सकता है, आई डोंट नो। इंटरेस्ट रेट, इंटरेस्ट रेट सेट बाय लैंडिंग इंस्टीट्यूशन, जो बैंक लैंड कर रहा है वही डिसाइड करेगा। कोलेटरल फ्री है ये, ठीक है, यहाँ पर आपको कोई सिक्योरिटी नहीं देनी पड़ेगी। और एलिजिबिलिटी, आपको इंडियन सिटीजन होना चाहिए विद बिजनेस प्लान इन सेक्टर्स लाइक मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग एंड सर्विसेज। अचीवमेंट्स, इससे एम्प्लॉयमेंट जनरेट हुआ है, फाइनेंशियल इंक्लूजन भी हुआ है, स्पेशली एससी एसटी एंटरप्रेन्योर्स का, एंड इकोनॉमिक ग्रोथ भी देखी गई है एमएसएमई सेक्टर में, जैसा कि गवर्नमेंट क्लेम करती है। सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस, इसके बारे में एक बात जरूर याद रखिएगा कि ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के अंडर में आती है, ना कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के। ठीक है, एस्टैब्लिश कब की गई है, 2003 में, टू इन्वेस्टिगेट सीरियस फाइनेंशियल फ्रॉड। राइट, ये सब आप सेल्फ रीड कर लीजिएगा, इसमें ऐसा कोई ज्यादा बताने वाली चीज नहीं है। बांग्लादेश में सिचुएशन बन रही है, उसकी वजह से हमने एक्स्ट्रा पर्सनल डिप्लॉय कर दिए बीएसएफ के ऑन इंडो बांग्लादेश बॉर्डर। यहाँ पे एक बात देखिए, ये वेस्ट बंगाल का जो जजमेंट आया है, कैलकाटा हाई कोर्ट ने दिया, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में मैटर है। यहाँ से अभी तक 5 लाख ओबीसी सर्टिफिकेट इन 77 कास्ट को इशू हो चुके हैं सिंस 2010। तो अब आप क्या करेंगे, इनको जॉब से निकालेंगे क्या? ठीक। तो यहाँ पे कहने की बात ये है कि 2010 से जो चीज इंप्लीमेंट हो रही है उस पे फैसला करते करते हमारे कोर्ट्स को 24 आ गया। 14 साल लग जाते हैं आपको किसी केस पे जजमेंट देने में। इलेक्ट्रल बॉन्ड इंप्लीमेंट हुए कई साल हो गए, उसके बाद जाके आपने कहा कि ये गलत है, इसको खत्म और करना चाहिए। देखिए, तो हमारी जुडिशरी बहुत स्लो है, इसलिए हम लोग कहते हैं जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। प्रियम्बल, प्रियम्बल ड्रॉप फ्रॉम सेवरल एनसीईआरटी क्लास 3 एंड क्लास 6 टेक्स्ट बुक। सो दिस इज अ सीरियस मैटर कि आप एनसीईआरटी से प्रियम्बल ड्रॉप कर रहे हो इंडिया का। ये इकोनॉमिक मैटर्स हैं। ऑलराइट, फर्स्ट इज पाकिस्तान। पाकिस्तान का कहना है कि टाइज विद यूएस शुड बी रिपेयर्ड बट नॉट एट चाइनाज एक्सपेंस। तो टाइज यूएस से कब खराब हुए? यूएस को पाकिस्तान की कभी इतनी ज्यादा जरूरत नहीं थी इस एरा में, उसको जरूरत पड़ी थी सिर्फ अफगानिस्तान की वजह से, क्योंकि वहां उसकी फोर्सेस को सपोर्ट चाहिए होता था, पाकिस्तान अमेरिका की फोर्सेस को अरेबियन सी से सपोर्ट चाहिए होता था पाकिस्तान का। ठीक है, और पाकिस्तान ही थोड़ा तालिबान पे एक लीवरेज भी रखता था। लेकिन जब तालिबान ने अफगानिस्तान वापस कैप्चर कर लिया तो अब यूएसए को पाकिस्तान की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, इसने बिलियंस ऑफ डॉलर्स दिए पाकिस्तान को तालिबान से फाइट करने के लिए। ठीक है, कि आप अफगानिस्तान में जो हो रहा है वहां पर एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो हमने स्टैब्लिश की है उसको सपोर्ट कीजिए। बट पाकिस्तान ने इन सारे हथियार और पैसे, आर्म्स, वेपन सबको डाइवर्ट कर दिया इंडिया की तरफ। ठीक है, सो कॉल्ड प्रॉक्सी वॉर, आतंकवादियों में। राइट, तो अब ये चाहते हैं कि यूएसए के साथ रिश्ते सुधरें बट चाइना के साथ खराब ना होने चाहिए। नॉर्थ कोरिया कोरिया डेप्लॉय 250 मिसाइल लॉन्चर्स टू सदर्न बॉर्डर। पूरी दुनिया पगला रही है, ठीक है, बेवजह लड़ना है। ठीक है, अब नॉर्थ कोरिया ने मिसाइल लॉन्चर खड़े कर दिए साउथ कोरिया की बॉर्डर पर। अब साउथ कोरिया सिक्योरिटी एग्रीमेंट में यूएसए के साथ, तो यूएसए इधर भी पुल हो जाएगा और यूएसए उधर इसराइल वाले मैटर में भी ड्रैग हो रहा है। UN seek urgent de-escalation in West Asia. Iran reserves the right to strike back. तो ये रीजनल कन्फ्लिक्ट बढ़ता जा रहा है, लेट्स सी कब खत्म होता है। बाकी सब स्पोर्ट्स न्यूज है, बाकी सारी चीज हमने देख ली है। सो दैट्स इट फॉर दिस सेशन। आई होप यू लाइक इट। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग, हैव अ ग्रेट डे एंड कीप लर्निंग।